तो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द इकोनॉमिक विजन में स्वागत है। यहाँ आप सीख सकते हैं इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से संबंधित प्रश्नों को। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबकी जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा है, महंगाई मतलब इन्फ्लेशन। आखिर ऐसा होता क्यों है कि समय के साथ हमारे पैसे की वैल्यू, उसकी खरीदने की ताकत कम होती जाती है? आइए इसी को समझते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है ना कि जेब में पैसे तो हैं, पर बाजार जाते हैं तो लगता है कि पहले जितना सामान नहीं आ पा रहा है। ये बस कोई वहम नहीं है, ये असल में एक बहुत ही ठोस आर्थिक सच्चाई है जिसे हम महसूस करते हैं। तो सीधे साधे शब्दों में कहें तो इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई का बढ़ना। मतलब जब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो वही 100 रुपए का नोट उतना सामान नहीं खरीद पाता जितना वो कुछ समय पहले खरीद सकता था। इसी को कहते हैं पैसे की वैल्यू, या जिसे इकोनॉमिक्स की भाषा में परचेजिंग पावर कहते हैं, उसका घट जाना। अच्छा, इन्फ्लेशन को समझने का एक और मजेदार तरीका है इसके बिल्कुल उल्टे कॉन्सेप्ट को देखना, जिसे कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है कि चीजों के दाम घटने लगते हैं। अब सुनने में तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है ना, कि सामान सस्ता हो रहा है, लेकिन असल में ये अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। ये अक्सर दिखाता है कि बाजार में डिमांड यानी मांग बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। पर एक बहुत दिलचस्प बात है कि सारी महंगाई बुरी नहीं होती। जी हाँ, इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि थोड़ी बहुत एक कंट्रोल्ड लेवल की महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जब लोगों को पता होता है कि कल पैसा आज से कमजोर हो जाएगा तो वो उसे बचाने के बजाय खर्च करते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और इसी से इकोनॉमी का पहिया घूमता रहता है। तो अब आते हैं बड़ी सवाल पर, आखिर ये महंगाई होती क्यों है? इसके पीछे ना मुख्य तौर पर दो बड़ी वजहें होती हैं। देखिए, एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब मांग के खिंचाव से पैदा हुई महंगाई। इसका सीधा सा हिसाब है, जब खरीदने वाले ज्यादा हों और सामान कम तो कीमतें तो बढ़ेंगी ही। और दूसरी होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी लागत का दबाव। जब किसी चीज को बनाने का खर्चा ही बढ़ जाए, मान लीजिए कच्चा माल महंगा हो गया या मजदूरी बढ़ गई, तो बनाने वाली कंपनी भी तो दाम बढ़ाएगी, है ना? इस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमने हाल ही में देखा है। याद है रूस यूक्रेन युद्ध के समय क्या हुआ था? खाने के तेल की पूरी सप्लाई चेन गड़बड़ा गई थी। नतीजा, तेल बनाने और उसे इंपोर्ट करने की लागत आसमान पर पहुंच गई, और इसका असर सीधा हम सबकी रसोई के बजट पर पड़ा। तो अब सवाल ये उठता है कि अच्छा, ये महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, ये पता कैसे चलता है? इसे नापते कैसे हैं? इसके लिए इकोनॉमिस्ट्स कुछ खास इंडेक्स या कह लीजिए कि सूचकांकों का इस्तेमाल करते हैं। भारत में ना इसके लिए दो बड़े पैमाने हैं। एक है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये वो कीमतें ट्रैक करता है जो हम और आप जैसे आम ग्राहक सामान और सर्विसेज के लिए चुकाते हैं। दूसरा है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये थोक बाजार की कीमतों पर नजर रखता है, जहां दुकानदार और कंपनियां बड़ी मात्रा में सामान खरीदती हैं। वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब अपनी पॉलिसी बनाता है तो उसकी नजर मुख्य रूप से CPI पर ही होती है। और पता है, ये दोनों इंडेक्स हमेशा एक ही कहानी नहीं सुनाते। डेटा को देखें तो साफ पता चलता है कि कभी WPI ज्यादा तेजी से भागता है तो कभी CPI। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि इकोनॉमी के किस कोने में, मतलब होलसेल मार्केट में या फिर रिटेल मार्केट में, कीमतों का प्रेशर ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, इस महंगाई का असर आखिर होता किस पर है? और इसका जवाब ना सीधा साधा नहीं है, क्योंकि इस खेल में कुछ को फायदा होता है तो कुछ को नुकसान। सबसे ज्यादा मार पड़ती है उन लोगों पर जिनकी इनकम फिक्स्ड है। सोचिए जरा, जिनकी सैलरी या पेंशन बंधी हुई है, उनका क्या? बचत करने वालों के लिए तो महंगाई एक साइलेंट किलर की तरह है, जो धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी की वैल्यू खा जाती है। और मान लीजिए किसी ने किसी को पैसा उधार दिया है, तो जब वो पैसा वापस मिलता है ना, तब तक उसकी असली कीमत पहले से बहुत कम हो चुकी होती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जिन लोगों ने कर्ज लिया हुआ है उन्हें फायदा हो सकता है। कैसे? क्योंकि वो अपना लोन उस पैसे से चुकाते हैं जिसकी वैल्यू अब पहले से कम हो गई है। ये एक तरह की छुपी हुई सब्सिडी जैसा है ना? अजीब। महंगाई चुपके से दौलत को एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में डाल देती है। और ये असर सिर्फ हमारी आपकी जेब तक ही सीमित नहीं रहता, इसका असर पूरे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। सोचिए, अगर भारत में महंगाई दूसरे देशों से ज्यादा तेजी से बढ़े तो हमारे देश में बना सामान विदेशों में महंगा हो जाएगा।
इससे क्या होगा? हमारे एक्सपोर्ट्स पर बुरा असर पड़ेगा और हम ग्लोबल कंपटीशन में पीछे रह सकते हैं। तो जब महंगाई का ये जिन बोतल से बाहर आ जाता है तो सवाल उठता है कि इसे वापस बोतल में बंद कैसे किया जाए। इसे कंट्रोल करने के लिए सरकार और देश का सेंट्रल बैंक यानी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों मिलकर काम करते हैं। सेंट्रल बैंक के पास सबसे बड़ा हथियार होता है मॉनेटरी पॉलिसी। इसका सबसे कॉमन तरीका क्या है? ब्याज दरें बढ़ा देना। देखिए, जब लोन महंगा हो जाता है तो लोग और कंपनियां दोनों ही कम उधार लेते हैं, कम खर्च करते हैं। इससे मार्केट में डिमांड अपने आप कम हो जाती है, इकोनॉमी थोड़ी ठंडी पड़ती है और कीमतों पर लगाम लगती है। दूसरी तरफ है सरकार, जो अपनी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। सरकार क्या कर सकती है? वो टैक्स बढ़ा सकती है ताकि लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए पैसा कम बचे, या फिर वो अपने खुद के सरकारी खर्चों में कटौती कर सकती है। इसके अलावा एक और तरीका है, जरूरी सामान का इंपोर्ट आसान बना दो ताकि मार्केट में सप्लाई बढ़ जाए और दाम नीचे आए। लेकिन आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि महंगाई को कंट्रोल करना एक बहुत ही नाजुक काम है, एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह। अगर इसे कम करने के लिए बहुत ज्यादा सख्ती कर दी तो इकोनॉमी की ग्रोथ धीमी पड़ सकती है, नौकरियों पर असर आ सकता है, और अगर इसे ढीला छोड़ दिया तो महंगाई बेकाबू हो सकती है। तो फिर वो सही बैलेंस क्या है? वो मैजिक नंबर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी बनाने वाले लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं।